आ जाइए बच्चों, आज मॉक टेस्ट नंबर हम 77 लगाएंगे। काफी पेंसिल उठा लीजिए और देखिए 77वें मॉक टेस्ट में आप कितने क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन ठीक बना पाते हैं। ये मॉक टेस्ट आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम है उसके लिए वरदान साबित होगा। आप इनको अगर प्रैक्टिस करके जाएंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगी। जो प्रैक्टिस सेट वैसे दी गई क्वेश्चन उनके से अच्छा ही लेवल है मेरे प्रैक्टिस सेटों का। अच्छे प्रैक्टिस सेट में अच्छे क्वेश्चन, मीडियम, इजी, हार्ड, तीनों प्रकार के क्वेश्चन हम लाते हैं। जैसे एग्जाम में हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस में पैटर्न को मेंटेन करने के प्रयास किया जाता है। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन पहले में दिया है कि यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर द्विभाजित करते हैं तो यह है। देखो जी, इसने कहा कि विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर विभाजित करते हैं, पर द्विभाजित करते हैं तो ये है। देखो ये केस जो बनता है, ये केस एक तो बनता है वर्ग में यानी कि स्क्वायर में, कि आपके जो होते हैं विकर्ण एक दूसरे को द्विभाजित करते हैं और समकोण पर होते हैं। इसमें हमें नहीं दिया गया। तो दूसरा जो केस बनता है वर्ग के बाद में, जो केस बनता है ऐसा, वो बनता है हमारा किस में जी, रोम्बस में, यानी कि समचतुर्भुज में, जिसकी चारों भुजा तो बराबर होती है पर लेकिन प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता। वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है पर लेकिन इसके जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और किस पर करते हैं जी, 90 डिग्री पर। तो दूसरा केस ऐसा बनता है हमारा किस में, सम चतुर्भुज में। तो ये हमारे दो केस बनते हैं जहाँ पे विकर्ण समकोण पे समद्विभाजित करते हैं एक दूसरे को। तो वर्ग इसमें नहीं है, स्क्वायर नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा समचतुर्भुज। क्वेश्चन 2, एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 2/5 भाग ट्रेन से करता है 2/5 भाग, यानी कि अगर 5 टोटल यात्रा है तो उसमें 5 में से 2 भाग ट्रेन से करेगा, 1/3 बस से करेगा। ट्रेन से कर रहा हो कितना जी, 2/5, बस से कर रहा 1/3, बस से 1/3 कर रहा। उसके बाद 1/4 कार से कर रहा, यानी कि कार से 1/4 कर रहा हो। उसके बाद इसने हमें दिया है शेष दूरी जो है वो पैदल करता है। शेष दूरी जो है 3 किलोमीटर, वो किससे चलता है जी, पैदल से। कुल दूरी मुझे ज्ञात करनी, यानी कि इनके बाद पैदल से जो करता है वो करता है पी, यानी कि पैदल मान लेता हूँ, उससे करता है कै किलोमीटर जी, 3 किलोमीटर। पूरी यात्रा मुझे बताने की, पूरी यात्रा वो कितने की है। तो देखो मैं क्या करता हूँ, जो मेरे पास ये बस तय, ट्रेन तय और कार से जो दी गई है उनका जोड़ निकाल के जो शेष बचेगी दूरी वो पैदल की बचेगी। तो मैं क्या करूँगा, 5, 3 और 4 का एल्शियम ले लेता हूँ। 5, 3, 4 का एल्शियम हो जाएगा मेरे पास 60, यानी कि माना कि टोटल यात्रा अगर वह 60 यूनिट में है तो 60 यूनिट की टोटल यात्रा है। तो उसमें से हमारी यात्रा 60 यूनिट में अगर वह यात्रा है तो उसमें हम कहेंगे कि टोटल किस किस से कितनी यात्रा तय करी है। ये ज्ञात करने के लिए मैं पहले 60 को का 2/5 निकालूंगा। तो 2/5 यानी कि 60 का 12 दूनी 24, 24 यूनिट तो निकाल रखी ट्रेन से। अगर 60 यूनिट टोटल है यात्रा की तो 24 यूनिट मेरी ट्रेन से, और 60 का फिर कहा 1/3, यानी कि 60 का 1/3 यानी कि 20 यूनिट निकाल रखी उसने बस से। 1/4, 1/4 का मतलब 60 का 15 यूनिट निकाल रखी उसने किससे जी, कार से। अब टोटल 24 और 20, 44, 44 और 15 हो जाएगा मेरे जी 59, यानी कि मैं 59 यूनिट जो है टोटल मिला के इन तीनों का जोड़ 24, 20 और 15 का, इन सब का जोड़ निकाल के, यानी कि 59 यूनिट मैं तय कर ली कार, बस, ट्रेन से। जो बाकी यूनिट बची मेरे पास वह बची जी 1 यूनिट। 60 में से 59 घटामा तो मेरे पास बचेगी टोटल यूनिट पैदल के लिए कितनी यूनिट जी, 1 यूनिट। 1 यूनिट का मान मुझे दिया गया यहाँ पे, जो 1 यूनिट बची वो पैदल की बची, और पैदल के लिए कितना दिया आज मुझे, 3 किलोमीटर, यानी कि 1 यूनिट का मान 3 किलोमीटर है। तो टोटल यात्रा निकालनी तो मुझे 60 यूनिट का मान देखना पड़ेगा। 60 में अगर गुना कर दूँ मैं 3 की, तो टोटल यूनिट 60 है यात्रा की, तो उसमें 3 में गुना करने बाद मैं कह सकता हूँ वो यात्रा जो थी टोटल उसने कितने किलोमीटर की तय करी जी, 180 किलोमीटर की यात्रा तय करी। 180 के लिए मेरे पास ऑप्शन है जी डी। क्वेश्चन नंबर 3,
एक n भुजा वाले बहुभुज के किसी शीर्ष से खींचे गए विकर्णों की संख्या के लिए क्या हमारा व्यंजक होगा, यानी कि क्या सूत्र होगा। देखो यहाँ किसी शीर्ष से पूछा जी, किसी एक शीर्ष से खींचने पर डायगोनल की नंबर बताने। तो अगर कहीं पूछे मैं कुल विकर्णों की संख्या कितनी है, अगर कहीं पूछता है, हम ज़्यादातर मोस्टली पढ़ता है कुल विकर्ण निकालने हो। मैं अगर कोई बहुभुज दे दिया, हमें बताया भाई अष्टभुज में बताइए कुल कितने विकर्ण हो गए हमारे, तो कुल विकर्णों की संख्या निकालने के लिए मेरे पास जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है आपका n इंटू n-3/2। ये होता है कुल विकर्ण निकालने के लिए। यहाँ पूछा किसी एक शीर्ष से, किसी एक शीर्ष से निकालने के लिए हमारे पास होगा फॉर्मूला n-3। ये ध्यान रखना, किसी भी शीर्ष से पूछेगा तो उसके लिए मेरे पास फॉर्मूला आ जाएगा n-3। अगर पूछेगा टोटल विकर्णों की संख्या तो उसके लिए मेरे पास हो जाएगा फॉर्मूला n इंटू n-3/2। क्वेश्चन नंबर 4, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये है, दुकानदार 5% की छूट देता है, फिर भी 25% का लाभ कमाता है। वस्तु का लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस मुझे निकालना है। कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए तो देखिए मैं सबसे पहले 500 रुपये पर 5% की अगर छूट देता हूँ और वहाँ से भी जब मैं बेचता हूँ तो मुझे क्या % का लाभ होता है जी, 25% का। तो देखिए पहले मैं 500 का 5% की छूट के बाद 500 कितना % रह जाएगा जी, 5% घटाओ मैं 100 में तो ही रह जाएगा 95%। अगर 500 के 95% निकालूँ तो ये मेरा विक्रय मूल्य हो जाएगा। 500 का 95% का मतलब 5 पंजे 25, 9 पंजे 45, 45 और 2 47, यानी कि 475 रुपये में उस वस्तु को अगर वो सेल करता है, इसका विक्रय मूल्य करता है, तो वहाँ पे भी उसका कितने % का लाभ है जी, 25 का। 25% का लाभ का मतलब यानी कि 100 अगर क्रय मूल्य है हमारा तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 100 + 25 यानी कि 125% मान है 475 का। तो 475 को अगर मैं 125 से भाग कर दूँ तो मुझे 1% की वैल्यू पता लग जाएगी। अगर मैं वहाँ पे 1% की वैल्यू में गुना कर दूँ 100% के तो मेरा क्रय मूल्य आ जाएगा, यानी कि लागत मूल्य आ जाएगी। तो अब मैं ऐसा सोल्व करता हूँ, 25 पंजे 125 और 25 चौका 100 और 5 से डिवाइड करेंगे 475 को, 9 पंजे 45, बच के आपके पास 2 हो गए 25, 5 पंजे 25, 95 गुना 4 करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या, 5 चौक 20, बच गए 2, 9 चौक 36, 36 और 2 38, यानी कि वह वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो था जी 380। और 380 के लिए मेरी जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है जी सी। तो क्वेश्चन नंबर 3-4 के लिए मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी में दिया गया 380। क्वेश्चन नंबर 5, किसी संख्या का 16% जब 21 में जुड़ जाए तो स्वयं संख्या प्राप्त होती है। यानी कि 16% मेरा संख्या का मुझे दिया गया नंबर है कोई भी, उस नंबर का मैं 16% है, अगर मैं उसमें जोड़ दूँ 21 तो वह संख्या स्वयं में प्राप्त हो जाती है, स्वयं संख्या प्राप्त हो जाती है। तो इसका मीन्स कहने का ये हुआ कि संख्या अपने आप में 16% का मान लिए हुए है, अगर उसमें 21 जोड़ दे तो संख्या कंप्लीट हो जाती है। संख्या कंप्लीट यानी कि 16% है, और वो कंप्लीट होने के लिए यानी कोई भी संख्या जो होती है उसका अपने आप में जो मान होता है वो होता है जी 100%। अगर वो 16% है तो 16 थे, अगर उसे 100 करना तो मुझे कितना जोड़ना पड़ेगा अभी, तो 16 में 16% से अगर 100% करना तो मुझे अभी जोड़ना पड़ेगा जी कितना जी, 84%। 84% अगर मैं जोड़ूंगा तो 16 से बढ़ के वो हो जाएगी 100%, यानी कि खुद अपने मान में कन्वर्ट हो जाएगी। तो मुझे % तो जोड़ना पड़ेगा जी 84 और नंबर जोड़ने पड़ेगा जी 21। तो यानी कि 21 का जो वैल्यू होगा बराबर किसके होगा जी, 84 के। तो 1% की वैल्यू किसके बराबर जी, 21/84। और टोटल वैल्यू निकालना संख्या का तो हम निकाल लेंगे किस पे जी, 100 पे। तो गुना 100 कर देंगे, 21 चौक 84 और 4 से कट जाएगा 100 के एक बार जी 25 बार। तो यानी कि वो जो संख्या है हमारी अपने आप में है 25, और 25 के लिए मेरी जो ऑप्शन दी गई है वो ऑप्शन दी गई है जी बी। तो क्वेश्चन 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा औसत का दिया गया, क्या दिया है किसी 5 सदस्य वाले परिवार की औसत आयु 20 वर्ष है। परिवार का सबसे छोटा सदस्य जो है वो 10 साल का है। जब सबसे छोटे सदस्य पैदा होता तब परिवार की औसत आयु क्या थी। तो देखिए अगर हमें संख्या दी है और औसत दिया है, अगर योग निकालना है तो कुल संख्या गुना औसत करते हैं तो हमारे पास
आ जाता है टोटल योग, यानी कि 5 गुना 20 करेंगे तो हमारे पास पांचों सदस्यों का योग आ जाएगा जी 100। और सबसे छोटा जो सदस्य है वो 10 वर्ष का है। अगर उसके जन्म के समय हम जाते हैं, जब सब छोटा पैदा हुआ था, जन्म लिया था, तो क्या एक साल का लिया था, जो आज 10 का, तो क्या एक साल पैदा हुआ था जी वो पहले आपका 10 साल पहले, जितने वर्ष का वो उतने साल पहले पैदा हुआ। तो यानी कि इन 5 आदमी में से सबसे छोटा जो है वो 10 साल का। अगर हम 10 साल सभी में तक घटा दें तो जब बच्चा पैदा हुआ था तो उसकी हमारी एज आ जाएगी पांचों सदस्य के परिवार के योग। तो 5 5 अगर हम 5 जगह जोड़ेंगे 10 माइनस कर करके, तो हमारे पास जब उसका जन्म हुआ था उसमें जाने के लिए उसकी आयु की आज के योग में से कितना घटाया कि उसके जन्म के समय का टोटल हमें योग पता लग जाए। तो जो आज योग है 5 सदस्यों का वो है जी 100। और अगर हम 10 साल पहले 5 आदमी को लेकर जाए तो योग घटाना पड़ेगा आज की आयु में से 50। तो 50 घटाएंगे 100 में से तो बचेगा मेरे पास कितना जी 50। 50 योग आज जो है यू 5 का नहीं है, क्योंकि 5वां सदस्य था जन्म के समय अपनी आयु कितने लिए होता 0। तो जो 50 है योग कैक सदस्यों का योग है जी 4 का। तो औसत निकालने के लिए कुल संख्या को भाग करते हैं योग कुल योग को भाग करते हैं कुल संख्या से, यानी 50 को भाग करेंगे 4 से तो ये हो जाएगा 12.5, यानी कि 12 सही 1/2। अब 12 वर्ष तो मेरी कंप्लीट होगी, और 1/2 का मतलब 1/2 वर्ष का मतलब 1/2 में गुना करूँगा 12 माह के, तो यानी कि हो जाएगा 6 माह, यानी कि आधा वर्ष का मतलब 6 माह। तो यानी कि मेरी औसत जो आयु आएगी वो आएगी 12 वर्ष 6 माह। 12 वर्ष 6 माह के लिए मेरे पास ऑप्शन कौन सी ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन सी में दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन आपका 7, एक वृत्त की परिधि 4 पाई से बढ़ाकर 8 पाई की जाती है तो उसका क्षेत्रफल होगा 3 गुना, आधा, 4 गुना, 2 गुना। तो वृत्त की परिधि का जो फॉर्मूला होता है आप सभी को पता है, वो फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर यहाँ पे दी गई है कितना जी 4 पाई पहले। अगर मैं यहाँ पे आर की वैल्यू निकालूँ तो पाई से पाई कट गया, 2 से डिवाइड करेंगे 4 को तो ये 2 दूनी 4, यानी कि आर की वैल्यू मेरी कितनी है जी 2। दूसरी जगह हमारा क्या दिया जी, जो पाई है बढ़कर 8 पाई होगी, तो वहाँ पे मेरी आर कितनी होगी उसे निकालने के लिए 2 पाई आर बराबर 8 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 से 8 कई बार जाएगा 4 बार, यानी कि यहाँ पाई का मान हो जाएगा मेरा कितना जी 4। यहाँ पे पाई का मान मेरा कितना हो जाएगा जी 2। तो क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल 2 पाई से जिसकी आर 2 है और जिसकी 4 आर है उसका क्षेत्रफल वृत्त का कितना होगा जी पाई गुना आर का स्क्वायर। आर का स्क्वायर यानी कि पहले वाले का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, अगली बार करेंगे हम पाई और 4 का स्क्वायर गुना 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा इसका क्षेत्रफल तो हो जाएगा 4 पाई, और ये हो जाएगा मेरा जी 16 पाई। तो देखते हैं कितना गुना बनता है क्षेत्रफल। 4 पाई से बढ़ के कितना आया जी 16 पाई, तो कितना गुना बढ़ाओ, यानी कि पहले 4 पाई था अब 16 पाई है, तो क्या गुना हो जाएगा उसका क्षेत्रफल। 4 पाई में अगर मैं 4 की गुना करूँ तो हो जाएगा 16 पाई। तो यानी कि उसका जो क्षेत्रफल है, जो पहले उसका क्षेत्रफल 4 पाई था तो अब क्षेत्रफल उसका कितना हो जाएगा जी 16 पाई। तो 16 पाई लोग जाने के लिए हमें पुराने क्षेत्रफल का कितना गुना करना पड़ेगा जी 4 गुना। तो 4 गुना मेरा कौन सी ऑप्शन में है जी, ऑप्शन 3 में दिया है, तो राइट आंसर मेरा ऑप्शन 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, कौन ज्ञात कीजिए जो अपने कोटि पूरक के बराबर है। कोटि पूरक का मतलब कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब यानी कि जो दो एंगल का जोड़ कितना होना चाहिए जी, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब 90 डिग्री। कोण ज्ञात कीजिए जो अपने कोटि पूरक के बराबर है, यानी कोटि पूरक के बराबर यानी कि पहला कोण और दूसरा कोण दोनों का मान आपस में क्या है बराबर है, यानी कि x का मान y के बराबर है या y का मान x के बराबर कह सकते हैं आप। तो बस आप कह सकते हो जहाँ x है वहाँ पे या तो y रख लो, या जहाँ y है वहाँ पे x रख लीजिए। तो ये हो जाएगा जी दोनों का जोड़ 2x बराबर 90 डिग्री। तो 90 डिग्री को अगर हम भाग करेंगे 2 से तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी कितनी जी 90 को जब 2 से भाग करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा जी 45। तो यानी कि वो जो कोण है
वो 45 डिग्री का। 45 के लिए मेरा ऑप्शन क्या है जी? ऑप्शन सी हो जाएगा राइट, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। दो प्राकृत संख्या का अनुपात 6:11 में दिया है, उनका एलसीएम 462 दिया है, तो उनका महत्तम ज्ञात कीजिए। यहाँ पे एलसीएम यानी कि एलसीएम दिया है, तो आप अनुपात का भी एलसीएम निकाल लीजिए, यानी कि इनके साथ 6x और 11x बना के 6 और 11 का एलसीएम जो होगा वो हो जाएगा, कहाँ मिलेगा 11 और 6 आपके 66 पे, और x का एलसीएम हो जाएगा जी x, तो यानी कि अनुपात का एलसीएम हो जाएगा 66x। तो संख्या बराबर दे रखी है एलसीएम में वास्तविक में कितनी? 462। अगर x की वैल्यू निकालनी तो आपको क्या करना पड़ेगा कि 66 से इसको भाग करना पड़ेगा 462 को, तो ये 66 462 को डिवाइड कर देगा जी 7 बार, तो यानी कि x का मान हमारे पास 7 आ गया। क्या तो गुना करके इनका संख्या निकाल के फिर महत्तम निकाल लो, या फिर सीधा आप क्या कर सकते हो, अगर भाई 6x और 11x का आप क्या निकाल लो, एचसीएफ निकाल लीजिए, इनका महत्तम निकाल लीजिए। तो x का तो महत्तम हो जाएगा x, 6 और 11, 11 है बाद संख्या है, बाद संख्या के साथ अगर कोई संख्या होती है तो उनका महत्तम क्या होता है जी? 1 होता है, तो यानी कि 6 और 11 का महत्तम होगा जी 1, 1 का मतलब यानी कि 1x, और 1x का मतलब यानी कि 1 में गुना करेंगे x की तो हमारा x ही हो जाएगा, यानी कि हमारा महत्तम जो होगा वो x होगा, और x की वैल्यू यहाँ पे हमने निकाल ली कितनी जी? 7, तो x बराबर किसके हो जाएगा जी? 7 का। तो जिनका महत्तम संख्या होगा 462 एलसीएम होगा और उनका अनुपात 6:11 में होगा उन दोनों संख्या का, तो उनका जो महत्तम होगा वो महत्तम होगा जी 7, और 7 के लिए मेरी जो राइट ऑप्शन हो जाएगी ऑप्शन बी हो जाएगी। और लास्ट क्वेश्चन हमारा आज के मॉक टेस्ट नंबर 77 का, दो भाइयों की आयु का योग तथा उनके अंतर दोनों ही रूट संख्या है, रूट का मतलब प्राइम नंबर है दोनों के दोनों, अगर दोनों का जोड़ करे भाइयों के योग आयु का और अंतर करे, दोनों केस में रूट संख्या है, यानी कि हमने बड़ा भाई ए मानना और छोटा भाई बी मानना, अगर a प्लस बी करते हैं तो फिर भी हमारी क्या आती है? प्राइम नंबर आता है, एक प्राइम नंबर आता है। अगर हम करते हैं इन दोनों में अंतर तो फिर भी हमारा क्या आता है? एक प्राइम नंबर आता है, एक प्राइम नंबर आता है। तो इस केस में हमें बताना कि बड़े आयु की दे रखी है जी कितना जी? बड़े की आयु दे रखी है हमें कितने वर्ष जी? 23 वर्ष। तो छोटे की उम्र बतानी, मुझे छोटे की निकालनी। अगर मैं 23 में जोड़ू 8, 23 और 8 हो जाए 31 प्राइम नंबर आएगा, पर 23 और 8 का जो अंतर आएगा वो आएगा 15। तो छोटे की आयु 8 नहीं होने की, क्योंकि जोड़ तो प्राइम नंबर आ सकता है पर लेकिन अंतर आएगा एक भाज्य संख्या। 23 और 12 का जोड़ होता है 35, तो इससे रूट संख्या नहीं मिलेगी, तो दूसरी ऑप्शन हमारी कैंसिल। 18 और 23, 18 और 23 अगर हम जोड़े, 18 और 23 का जोड़ करें तो हमारे पास जोड़ आता है जी 41, जो अपने आप में एक प्राइम संख्या है। अगर 18 और 23 का अंतर लेते हैं उस केस में भी हमारा जो अंतर आएगा वो एक प्राइम नंबर आएगा 5, तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्वेश्चन 10 के लिए। अगर मैं 21 और 23 जोड़ता हूँ तो 44 होता है, 44 अपने आप में अभाज्य संख्या नहीं है, एक भाज्य संख्या है। तो आज हमारे 10 के 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आपको ये 10 क्वेश्चन कैसे लगे, उनका लेवल कैसा लगा, क्वेश्चन का लेवल और बढ़ाना चाहिए या कि थोड़ा और मीडियम करना चाहिए, ये सब बात आप कमेंट करके ज़रूर बताना।